आओ एक बार फिर कवि जयप्रकाश करदम की कविता का ससंदर्भ व्याख्या, सारांश, टिप्पणी और एक अंकीय प्रश्नोत्तरी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ससंदर्भ व्याख्या, जिसमें पहला जो पद है उसके लिए यहाँ पर हमने पूरा फॉर्मेट बताया है कि किस प्रकार से इसका प्रारूप होगा ससंदर्भ व्याख्या के लिए। लेकिन अगले पदों की व्याख्या में को हमने केवल व्याख्या और विशेषता तथा शब्दार्थी बताए हैं, लेकिन आप परीक्षा में वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे पहले पद के लिए बताया गया है। सो पहला पद है, गौतम एक बार फिर आओ, धम्म ध्यान निर्वाण ज्ञान का अमृत देते जाओ, मानवता की चित्कार को, नैतिकता के मूल्य हास को, पतनोन्मुख संस्कृति सभ्यता व मनुष्यता के विचार को जन मन से दूर भगाओ। तो यहाँ हम देख रहे हैं संकेत लिखेंगे। संकेत में आप देख रहे हैं किस प्रकार होगा संकेत। यह इसलिए लिखा जाता है कि आपको दो पद दिए जाते हैं जिसमें से एक की व्याख्या करना है। तो आप कौन सा पद की व्याख्या कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से समझ में आए, इसलिए संकेत लिखा जाता है। फिर है प्रसंग, जिसमें किताब का नाम, कविता और कवि का नाम लिखा जाएगा। संदर्भ में कि कवि किससे और किसके बारे में कह रहे हैं। व्याख्या में पद को विस्तार पूर्वक समझाकर लिखना है। उसके बाद होती है विशेषता, जिसमें कवि क्या संदेश दे रहे हैं, हमें इससे क्या सीख मिल रही है। और अगला बिंदु होता है शब्दार्थ, जिसमें आप कठिन शब्दों के अर्थ लिखें। तो इस प्रकार यह प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम व्याख्या देखते हैं कि इस धरती पर बढ़ते अत्याचार, विद्रोह, नफरत, हिंसा से परेशान दुखी होकर कवि भगवान बुद्ध को फिर से एक बार आप शांति का संदेश देने के लिए कहते हैं। इस संदेश की तुलना अमृत से कर रहे हैं। आज हर भारतीय एक विनाशकारी संस्कृति सभ्यता को अपनाने के पीछे भाग रहा है। मानवीयता भूल एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। एक दूसरे के लिए मन में जो विद्रोह की भावना पनप रही है, हे गौतम आप आकर उसे दूर भगा दीजिए। और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म दुखों की मुक्ति व निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताने वाला धर्म है, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश ही केंद्रीय हैं। ये नैतिक नियमों के आधार पर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। तो हमको इससे विशेषता ये दिखाई देती है कि स्थिति इतनी विपरीत हो गई है कि धरती पर मानवता नहीं बची है और उसे ठीक करने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा। इस धरती पर अब कोई भी सच्चा व्यक्ति नहीं बचा है, इसलिए कवि गौतम बुद्ध को फिर से पुकार रहे हैं और शब्दार्थ यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यह हो गया पहले पद की व्याख्या। अगले पदों की व्याख्या हम केवल अर्थ बताते चलेंगे और प्रारूप आपको पहले पद के जैसा ही फॉलो करना है। अगला पद है, व्याप्त धरा पर अंधकार है, घृणा हिंसा अहंकार है, गूंज रहा दुखियों का क्रंदन, जीवन चितड़े तार तार है, द्वेष और मालिन्य मिटाते। अर्थात ये कह रहे हैं कि ये जो धरती है इस पर अंधकार फैला हुआ है। धरा अर्थात धरती पर चारों ओर अंधकार है। घृणा हिंसा अहंकार है, और अंधकार किसका है? घृणा का, हिंसा का, मार काट का और घमंड का अंधकार फैला हुआ है। गूंज रहा दुखियों का क्रंदन, और इस धरती पर जितने दुखी हैं वे इन अत्याचारियों के कष्टों से इतने दुखी हैं कि उनके रोने की आवाज गूंज रही है। उनका जीवन चितड़े तार तार है। उनके जीवन में खुशी की कोई उम्मीद नहीं है, खुशी का कोई स्थान नहीं है। उनका जीवन एक फटे हुए कपड़े के समान तार तार हो गया है, क्योंकि द्वेष और मालिन्य इस धरती पर फैल गया है। उसका अंधेरा छा गया है। द्वेष अर्थात दुश्मनी, मालिन्य मन में जो मैलापन, जो बेईमानी भर गई है, उसे आप दूर करते जाओ। गौतम एक बार फिर आओ। तीसरा पद है, गौतम एक बार फिर आओ, बारूद के ढेर पर विश्व खड़ा है देखो, कितनी उन्नत आयाम छुए हैं हमने, अपने संहारक आप बने हैं देखो, इस भूमंडल पर शांति सुधारस बरसाओ। अर्थात वे कह रहे हैं कि गौतम एक बार फिर आओ, क्योंकि यह देश, यह दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आगे बढ़कर भी केवल बारूद के ढेर पर खड़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बारूद का ढेर मतलब खतरों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और संकटों से घिरे हुए हैं।
और उन संकटों को स्वयं हमने ही बनाया है। कितने उन्नत आयाम छुए हैं हमने, मतलब हमने चारों तरफ हर दिशा में बहुत उन्नति प्राप्त कर ली है, हासिल भी बहुत किया है। लेकिन हासिल करके हमने क्या किया? अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। अपने संहारक आप बने हैं कि देखो जो हासिल किया है उसे हम अपने आप को मारने वाले बने हैं। हमने इतनी उन्नति की है कि चारों तरफ खतरों से घिर गए हैं और इतने आयाम छुए हैं कि हम अपने आप को ही मारने के लिए तैयार खड़े हैं। अर्थात हम अपनी ही सभ्यता का नाश कर रहे हैं, मानवता का नाश कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे पर अन्याय करने के लिए लड़ रहे हैं। इस भूमंडल पर शांति सुधारस बरसाओ, अर्थात यह धरती ऐसी हो गई है कि हर कहीं जहर बरस रहा है क्योंकि शांति नहीं है। इसलिए वे गौतम को आह्वान कर रहे हैं कि जिस बार आपने शांति रस बरसाया था, हिंसा का विरोध किया था, हिंसा को निकालने के लिए प्रार्थना की थी, वैसे ही आप इस बार आओ और इस धरती पर शांति रूपी अमृत बरसाओ। और फिर से कहते हैं कि जो शांति का संदेश आपने इस धरती को पहले दिया था, वही शांति का संदेश, वही शांति का अमृत बरसाने के लिए गौतम आप एक बार फिर आओ। की विशेषता हम देखते हैं कि हमें उन्नति की है, लेकिन उन्नति करके हमने अपने आप का विनाश करने वाला ही औजार बनाया है। हम अपने आप को मिटाते जा रहे हैं, अर्थात हम उन्नति कर, तो उन्नति के साथ हमने यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ कठिन शब्द आप देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं। संहारक अर्थात मारने वाला, शांति सुधारस अर्थात शांति रूपी अमृत बरस के लिए बोल रहे हैं, और उन्नति बहुत ऊंचे आयाम अर्थात बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्र। अगला पद है, गौतम एक बार फिर आओ, ये जाति पाति और मजहब की दीवारें क्यों ऊंची उठती जाती सभी विचारें, उग्रवाद अलगाव और हिंसा को न प्रश्रय दें, हम सब मिलकर इन्हें नकारे, सधर्मशील पर चले सभी कह जाओ, गौतम एक बार फिर आओ। इसका अर्थ है कि हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़कर हमने क्या किया? जाति पाति और धर्म की दीवारें हमने अपने चारों तरफ खड़ी की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, एक होने की जगह बढ़ते चले गए हैं, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि यह जो दीवारें हमने खींची है वह और भी ऊंची होती जा रही है। उसे मिटाने का या काम करने का विचार कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए वे कहते हैं कि ये जो भेदभाव की दीवारें ऊंची होती जा रही है, उन पर सबने विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उग्रवाद और अलगाव हिंसा को स्थान न दे। विद्रोह, अलगाव, मारकाट, भेदभाव, हिंसा, एक दूसरे से अलग होना, इन विचारों को हमने स्थान नहीं देना चाहिए। सब मिलकर इन्हें नकारें, और यह केवल एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, हम सबको मिलकर ऐसा विचार करना होगा और इन बुरी चीजों को नकारना होगा। और यह काम सबको मिलकर ऐसे दुर्गुणों का, ऐसी बुरी बातों का विरोध करना चाहिए। सधर्मशील पर चले सभी जगह यह संदेश पहुंचाना है। सधर्म, अच्छा धर्म, धर्म का अर्थ आज हम जो अलगाव और विद्रोह, उग्रवाद फैल रहा है, उसके कारण हमने जाति का धर्म से अर्थ ले लिया है, लेकिन यह धर्म का अर्थ है यहाँ पर मानवीय धर्म। हमें मानवीय धर्म को अपनाना चाहिए और नैतिकता की राह पर चलना चाहिए और यही संदेश देना चाहिए। जिस प्रकार आपने बहुत पहले हिंसा का विरोध करने का संदेश दिया था, धर्म पर चलने की जो बात कही थी और अपने चरित्र निर्माण की जो बात आपने कही थी, अब वह फिर से एक बार समय आ गया है कि आप आकर फिर से वह सब यहाँ के लोगों को कहकर जाइए। विशेषता है, सबको एक होकर नेक रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। शब्दार्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारों पदों की व्याख्या हमने स्पष्ट कर दी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं, प्रश्न आता है, एक बार फिर आओ कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके लिए फॉर्मेट इस प्रकार होगा। यह प्रश्न होगा 16 मार्क के लिए, 2 में से एक प्रश्न होगा। तो हो सकता है ये भी आ जाए आपको। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें दोनों में से एक कविता जो कर रहे हैं उसका शीर्षक लिखना है। उसके बाद साइड हेडिंग आती है कवि परिचय। तो यहाँ आप देख रहे हैं कवि परिचय लिखा हुआ है। कवि का संक्षिप्त परिचय देना होता है। उसके बाद सारांश लिखना होगा। तो सभी पदों की व्याख्या आपने जो ऊपर देखी है, उन सभी व्याख्या को अच्छे से समझकर निबंध के रूप में ऐसे के रूप में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। लेकिन साइड हेडिंग सारांश डालेंगे और चारों पदों की जो व्याख्या आपको समझाई है उसको निबंध के रूप में लिखना होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है विशेषता। तो सभी पदों में, जो चारों पदों में मैंने व्याख्या के साथ साथ आपको विशेषता बताई है, उन विशेषताओं को अच्छे से समझकर समग्र सभी पदों की जो विशेषता है उसको भी आप यहाँ पर विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको 16 मार्क्स का प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर बहुत आसानी होगी और आप बहुत अच्छे अंक इससे प्राप्त कर सकते। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3, जो होता है निबंधात्मक के उत्तर लिखने वाला। अब हम यहाँ देखते हैं, पहला प्रश्न आता है प्रश्न पत्र में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं और एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो हो सकता है इस कविता में से भी कोई प्रश्न आ जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है छात्रों कि उत्तर आपको एक शब्द में ही लिखना है। अगर एक शब्द में उत्तर लिखने से पूरा उत्तर हो जाए तो अननेसेसरी आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। तो यह प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न होता है संदर्भ व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न होता है सारांश लिखकर विशेषता लिखिए। और चौथा प्रश्न काव्याभिषेक जो कविता है, पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें से आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए यह कविता भी दी जा सकती है, यह शीर्षक भी आ जाता है कि एक बार फिर आओ कविता पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए एक बार फिर आओ। तो कई बार छात्रों को भी और हम देखते हैं शिक्षकों को भी यह बड़ी समस्या हो जाती है कि इतनी बड़ी कविता के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखी जा सकती है। तो छात्रों, मैं सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि यह परीक्षाएं जो है वह केवल अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं नहीं होती है, यह सीखने के लिए होती है। पढ़ाई हम अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, सीखने के लिए करते हैं। और यही आपको सीखना होता है कि अगर बहुत बड़ा ऐसे टाइप कोई कंटेंट आपके पास है तो कैसे उसको प्रिसाइज किया जाए, कैसे उसको संक्षेपण किया जाए। तो यहाँ पर आपको अगर यह प्रश्न आता है कि एक बार कविता पर टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न, तो आपको क्या करना है कि चारों पदों में जो विशेषताएं लिखी गई है उन विशेषताओं को आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। और साथ ही गौतम बुद्ध का जो विचार शैली थी, जो संदेश था, उसको भी आप इस कविता की टिप्पणी अगर लिख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी समस्या आ जाती है कि एक बहुत छोटी सी कविता होती है, उसके ऊपर आपको निबंधात्मक प्रश्न लिखना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यही हमारी विचार शक्ति, विचार शैली प्रदर्शन करने का, दिखाने का, उपयोग करने का स्थान होता है कि आप यहाँ पर इसे किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि परीक्षा में पास होना बहुत आसान है, लेकिन पास होना काफ़ी नहीं है, विषय को सीखना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपको यह टिप्पणी का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको एक बार फिर आओ कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। यहाँ आप टिप्पणी का फॉर्मेट देख रहे हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखा जाएगा कि कौन से विषय पर आप टिप्पणी लिख रहे हैं। उसके बाद टिप्पणी का परिचय दिया जाएगा कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्याभिषेक की कविता से लिया गया है
और इसके कवि का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ से टिप्पणी लिखी जाएगी।